नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अमित तोमरा आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक नया टॉपिक लेके आऊँगा मैं बहुत जल्दी, तो आज मैं हाजिर हूँ। और दोस्तों ये जो टॉपिक होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ज्योग्राफी में इंडस रिवर। इंडस रिवर और जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड थ्योरी। दूसरा, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम करेंगे इसकी मैपिंग, मतलब कौन सी नदी कहां से निकली, कहां से इसकी ट्रिब्यूटरी निकली, कौन कौन इसकी सहायक नदी है, सारा कुछ हम मैप से करेंगे, ठीक है। और थर्ड वन करेंगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करेंगे। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो सारे क्वेश्चन यहां से करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं इंडस रिवर की बात करूं तो इंडस रिवर के अगर मैं सबसे पहले बात करूं ओरिजिन जिसे हिंदी में कहते हैं उद्गम। दोस्तों आपको हिंदी या इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलूंगा, ठीक है। और आपको मैं एक तरह से नोट्स प्रोवाइड कराता चलूंगा, जैसे आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में लिखते हो ना, जैसे मैं आपको ऐसे ही बोल के लिखाऊंगा, ठीक है बिल्कुल। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगर हम बात करें उद्गम की कि इंडस रिवर का उद्गम कहां से होता है, तो दोस्तों इसका उद्गम होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर इसका उद्गम कहां से होता है अगर पूछा जाए तो इसका उद्गम होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। अब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पूछा जाए तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, लेकिन पूछा जाए किस भाग से होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही भाग है एक जिसका नाम है बोखरचू। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू पार्ट से होता है इसका उद्गम। बात समझ आई। अब आपसे पूछा जाए भाई ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर किस श्रेणी का हिस्सा है, तो दोस्तों ये है किस रेंज का हिस्सा है, किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। रेंज या श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो ये है कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश श्रेणी का हिस्सा है, कैलाश श्रेणी का पार्ट है क्या, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। अब कैलाश श्रेणी आप सब जानते हो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव का निवास स्थान का निवास स्थान माना जाता है किसे, कैलाश पर्वत श्रेणी को, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये कैलाश श्रेणी किस जगह पे है, तो अगर मैं कैलाश श्रेणी की बात करूं तो ये पड़ती है आपका तिब्बत में। कैलाश श्रेणी कहां पड़ती है आपका, तिब्बत में। तो दोस्तों फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि जो इंडस रिवर है उसका ओरिजिन कहां से होता है, तो आप कहोगे जी तिब्बत से होता है इसका ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब तिब्बत के बाद आगे बढ़े तो तिब्बत के बाद ये नदी कहां पहुंचती है, ये नदी आ जाती है जी भारत में, अपने इंडिया में। अगर बात करूं कि जी इंडिया के बाद नदी कहां जाती है, तो नदी जब आगे बढ़ती है तो नदी पहुंच जाती है पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, जब नदी पाकिस्तान में पहुंचती है और पाकिस्तान तक यहां से और यहां तक यानी तिब्बत से और पाकिस्तान तक ये जो दूरी तय करती है वो करती है 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बात समझ में आई। यानी इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, जब बात हुई है कि भारत में
भारत में आती है तिब्बत, जो इंडस रिवर है, तो भारत में ये एंटर कहां से करती है और दूसरा ये एग्जिट कहां से करती है। तो दोस्तों अगर मैं एंटर की बात करूं तो भारत में ये नदी इंटर करती है दमचौक नामक स्थान से, दमचौक। अगर मैं बात करूं एग्जिट कहां से करती है तो एग्जिट करती है चिल्लास नामक जगह से, चिल्लास नामक जगह से ये एग्जिट करती है। अब ये आपका दमचौक कहां है, तो दोस्तों ये दमचौक नामक जो जगह है ये पड़ती है आपका पुराने वाले जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी क्या है नए मैप के अकॉर्डिंग ये पड़ती है आपकी लद्दाख में, लद्दाख में। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये चिल्लास कहां है, तो ये चिल्लास पड़ता है आपका POK वाले रीजन में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। बात समझ पाए आप? ठीक है, देखिए अब यहां से क्वेश्चन समझिए, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। सबसे पहले भाई सिंधु नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, तो आप बता सकते हो जी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, आपसे पूछा जाए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के किस पार्ट से होता है, तो बोखरचू से होता है। आगे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अब कैलाश पर्वत श्रेणी कहां है, तिब्बत में। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, तिब्बत पे जो है अधिकार किसने किया हुआ है अभी, चाइना ने, तो हम यहां पे चाइना भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब जब भारत में ये नदी एंटर करती है तो किस स्थान पर करती है, दमचौक से, और दमचौक कहां है, लद्दाख में। और आपका एग्जिट कहां से करती है, चिल्लास से। चिल्लास कहां है, POK वाले रीजन में। ये बात आपको समझ आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं। दोस्तों जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तब इसके मेन पॉइंट समझते हैं। चलिए देखिए, इंडस रिवर इंडिया में, यानी सिंधु नदी भारत में, सिंधु नदी भारत में, भारत में जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो क्या होता है, पहला पॉइंट, ये जो नदी है भारत में वो लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। बात समझ पाए? यानी जब जैसे ही ये नदी भारत में एंटर करती है तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। दूसरा, सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी किसका निर्माण करती है, गॉर्ज का। और यह गॉर्ज का निर्माण कहां करती है, ये गॉर्ज का निर्माण करती है आपका POK में, POK वाले रीजन में गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज को कहा जाता है महाखड्ड। महाखड्ड क्या होता है दोस्तों, ये महाखड्ड देखो ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझना। मान के चलिए यहां एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक ध्यान से समझना एक पॉइंट, ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां इस जगह पे ये जो वाली जो लेयर है ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहां पर्वतीय मिट्टी होगी। ठीक है, ये जो लेयर है ये सॉफ्ट रॉक की है, मतलब ये वाली लेयर आ जाती है, जैसे यहां एक नदी फ्लो कर रही है पर्वतीय क्षेत्र में, ये वाली एक नदी फ्लो कर रही है, ऐसे मैं यहां लिखे दे रहा हूं रिवर, एक रिवर का फ्लो हो रहा है, और ये नदी के रास्ते में ये सॉफ्ट रॉक यानी मुलायम चट्टान आ जाती है, मुलायम चट्टान। अब देखो ध्यान से समझना,
जब नदी बह रही है और पानी का बहाव बहुत तेज है और रास्ते में मुलायम चट्टान आए तो नदी क्या करेगी, नदी इस चट्टान का यहां से इरोजन करना स्टार्ट कर देगी। जब इरोजन करना स्टार्ट कर देगी तो ये कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, इस तरह से। इरोजन मतलब उसका क्षरण करना प्रारंभ कर देगी, यानी यहां से जो मुलायम चट्टान है इसको उठा के आगे ले जाएगी और इसका क्षरण होना प्रारंभ हो जाएगा और शेप ऐसी बन जाएगी, वर्टिकल क्षरण होगा इसका। ठीक है, यानी अगर मैं देखूं इसे तो ये शेप कुछ ऐसी बनेगी, इस तरह से, इस तरह से शेप आपको दिखाई देगी। इस शेप को कहा जाता है वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। इस शेप को क्या कहा जाता है, वी आकार की घाटी। बात समझ में आई? यानी नदी जब पहाड़ी क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है तो वो मुलायम चट्टानों का क्या कर देती है, क्षरण कर देती है, तो उससे एक वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जब यह वी आकार की घाटी बड़ा रूप ले लेती है, जब यह वी आकार की घाटी कैसा रूप ले लेती है, बड़ा रूप, तो यही कहलाता है गॉर्ज। और ये गॉर्ज जब और बड़ा रूप ले लेता है तो यही कहलाता है कैनियन। गॉर्ज क्या कहलाता है, जब बड़ा रूप ले लेता है तो ये गॉर्ज कहलाता है आपका कैनियन। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझो। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है तो पर्वतीय क्षेत्र में मुलायम चट्टान का नदी क्या करने लगती है, इरोजन करने लगती है, यानी क्षरण करने लगती है। क्षरण करती है तो वहां जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं वी आकार की घाटी। और जब ये वी आकार की घाटी बड़ा रूप ले लेती है इसी को कहा जाता है गॉर्ज, और जब गॉर्ज और बड़ा रूप ले लेता है इसी को कहा जाता है कैनियन। बात आपकी समझ आ गई होगी। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो सिंपल भाषा में, मान के चलिए एक माउंटेन है, ऐसे एक माउंटेन है और इस माउंटेन को बीच से काट के कोई नदी बह रही है, इसी को कहा जाएगा गॉर्ज। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब ये तो रही बात भारत की। जब ये नदी पाकिस्तान में आती है तब क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूं सिंधु नदी पाकिस्तान, सिंधु नदी पाकिस्तान, सिंधु नदी पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या होगा दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट कि सबसे पहले एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अटक। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है अटक। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो जब भारत में सिंधु नदी बहती है सॉरी, भारत में सिंधु नदी बहती है तो वो अब तक सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों पर ही बहती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है भारत में, और जब पाकिस्तान में पहुंच जाती है और पाकिस्तान के भी किस जगह, अटक में आके मैदानी भागों पे उतरती है सिंधु नदी। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे अटक में पहुंचकर क्या होता है, मैदानी भागों पर बहती है, मैदानी भागों पर बहती है। मैदानी भागों पर कहां के बहती है, अटक में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक जगह आती है पाकिस्तान में ही मिथनकोट। मिथनकोट दोस्तों, ये जो जगह है मिथनकोट, इस पे क्या होता है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी जॉइन इंडस, यानी जो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं वो इसे जॉइन करती हैं, यानी सहायक नदियां मिलती हैं, मुख्य सहायक नदियां मिलती हैं, मुख्य सहायक नदियां मिलती हैं, नदियां मिलती हैं, मिलती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा आपका, एक जगह है पाकिस्तान में, आप सबने सुनी होगी, जगह का नाम है कराची। कराची में क्या होता है, कराची में इसका, कराची के दक्षिण में इस नदी का हो जाता है अंत, और इसका अंत कहाँ होता है, अंत होता है इसका अरब सागर में, अरेबियन सी, अरब सागर में।
बात समझ आई या नहीं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब सिंधु नदी भारत में आती है तो किस किस श्रेणी के बीच बहती है, आपसे पूछा जा सकता है जी। सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो किस किस श्रेणी के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। सिंधु नदी भारत में गॉर्ज का निर्माण करती है, कहां करती है, पीओके में करती है। गॉर्ज क्या है, ऐसे बोल सकते हो सीधा कि जी एक पर्वत को के बीच से, जब नदी पर्वत को काट के बीच से रास्ता बनाती है उसी को कहा जाता है गॉर्ज। ठीक है, यानी नदी जब किसी पर्वत को काट के उसके बीच से रास्ता बनाती है, उसके बीच से बहती है, उसी को कहा जाता है गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज का बड़ा रूप क्या कहलाता है, कैनियन। आपने नाम सुना होगा ग्रैंड कैनियन। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक जगह है अटक। अटक में क्या होता है, अटक में सबसे पहले यह मैदानी भागों पर उतरती है। दूसरा मिथनकोट, मिथनकोट में क्या है, मिथनकोट में इसकी मुख्य सहायक नदियां आके मिलती हैं। तीसरा पॉइंट है कराची। कराची में क्या है, दक्षिण में इसका अंत हो जाता है, कहां, अरब सागर में। यानी जब कराची के दक्षिण में आते हैं तो इसका अंत हो जाता है किसमें, अरब सागर में। यह अपना मुहाना बनाती है या माउथ बनाती है। नदी के जहां अंत होता है उसी को कहते हैं नदी का मुहाना या माउथ ऑफ रिवर। बात समझ में आई। तो ये थ्योरी आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं, अब करते हैं इसकी मैपिंग। इसकी कौन सी नदी कहां से, सहायक नदी कहां से निकली, कौन सी नदी कहां आई है। क्योंकि जब तक आप मैपिंग नहीं सीखोगे तब तक आप ज्योग्राफी नहीं सीख सकते। ज्योग्राफी का मतलब ही मैपिंग है यार। आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपने मैपिंग नहीं की तो कौन सी नदी कहां से आई, कहां निकल गई। ठीक है, चलिए मैपिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं मैपिंग। तो सबसे पहले आप एक मैप बनाइएगा। देखिए मैप ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइंग में बहुत स्टैंडर्ड मैप बनाना आना चाहिए। जैसा भी बनता है उल्टा सीधा बनाइए, क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपसे आएगा नहीं। तो आप मैप बनाइए। चलिए एक रैंडमली मैप बनाते हैं, यहां से बनाते हैं इसे। देखिए दोस्तों, ये वाला जो स्टेट होगा ये आपका स्टेट हो जाएगा यहां से इस तरह से लद्दाख। ठीक है, इसे और थोड़ा ऊपर लेते हैं। ये वाला जो स्टेट होगा आपका हो जाएगा लद्दाख। ठीक, इससे ऊपर ये लद्दाख हो जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो स्टेट होगा आपका ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यूके वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा होगा आपका यहां से ये ऐसे होगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा आपका यहां से ये हो जाएगा आपका हिमाचल। और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। और ये वाला हिस्सा होगा आपका ये पंजाब। ठीक है, ये आपका पंजाब, हिमाचल, यूके और JNK, और ये होगा आपका लद्दाख। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अब अगर मैं बात करूं POK तो यहां से इस तरह से कुछ ये वाली जो लाइन ड्रॉ होगी ये होगा आपका यहां POK। ठीक है, ये आपका POK हो जाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं ये रफ कर दूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हमें देखना है ये कि सबसे पहले यहां आपको यहां एक ग्लेशियर होगा, यहां ये एक ग्लेशियर होगा और इस ग्लेशियर का नाम होगा क्या, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से आपका यहां से एक रेंज होगी ये वाली, इस तरह से कुछ एक रेंज होगी, एक पर्वत श्रेणी होगी इस तरह से। ये थोड़ा और ऊपर बनाते हैं इसे,
यहां से ये एक पर्वत श्रेणी होगी इस तरह से, और इसका नाम होगा क्या, इस पर्वत श्रेणी का नाम होगा लद्दाख रेंज, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, अब यहां से एक नदी निकलेगी, यहां से एक नदी निकलेगी यहां से, और ये कौन सी जगह है, बोखरचू, चेमायुंगडुंग का उत्तरी भाग, और इसका क्या नाम है, बोखरचू। लिख रहा हूं मैं ये पॉइंट, बोखरचू, बोखरचू। ठीक है, अब बोखरचू से एक रिवर ओरिजिनेट होगी और रिवर आगे बढ़ेगी, और इस रिवर का क्या नाम होगा जी, रिवर का नाम होगा साहब सिंधु नदी। क्या नाम होगा रिवर का, सिंधु नदी। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां ये सिंधु नदी एंटर करेगी किसमें, भारत में, इस एंटर्ड पॉइंट का क्या नाम होगा, मैंने बताया था, इसका नाम होगा दमचौक, दमचौक। ठीक है, नदी आगे बढ़ेगी और नदी आगे बढ़ते हुए टर्न लेगी, ये इस तरह से टर्न लेगी और इसको लद्दाख श्रेणी को क्रॉस करते हुए इसके पैरेलल आगे की तरफ बढ़ेगी ऐसे। ठीक है, जहां ये इस लद्दाख श्रेणी को क्रॉस करती है, इस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, इस जगह का नाम है दुंगाती, दुंगाती। इस जगह का क्या नाम है, दुंगाती। ठीक है, आगे बढ़ेगी तो नीचे आपको एक रेंज देखने को मिलेगी, ये ऐसे आगे बढ़ेगी और ये गिलगिट यहां से होती हुई, गिलगिट से होती हुई और यहां पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होगा जहां इंडिया भारत से एग्जिट कर रही है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आपका चिल्लास। क्या नाम होगा इसका, चिल्लास। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखोगे कि ये जो नीचे पर्वत श्रेणी है, ये वाली, ये इसका क्या नाम है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं जास्कर रेंज, जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो दोस्तों सिंधु नदी जो है किस किस श्रेणी के बीच से होकर बहती है भारत में, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, इन दो श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। अब देखिए सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, उसमें भी किस भाग से निकलती है, बोखरचू। भारत में किस स्थान पर इंटर करती है, दमचौक नामक स्थान पर। लद्दाख श्रेणी को किस बिंदु पर काटती है, दुंगाती पर। और भारत से बाहर किस स्थान पर निकलती है, तो चिल्लास नामक जगह पर। इतनी बात समझ आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं तो सिंधु नदी यहां से आगे बढ़ते हुए सीधा और पाकिस्तान में होते हुए यहां आके बनाती है ये अपना मुहाना, माउथ। कहां एंड होता है इसका, कहां, अरेबियन सी, अरब सागर में, सागर में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये बात हुई जो आपकी सिंधु नदी है, मेन नदी जो है उसकी बात हुई। ठीक है, सिंधु नदी जो मेन नदी है उसकी बात हुई हमारी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियां, कौन सी नदी कहां इससे आके मिलती है। ठीक है, तो कुछ चीजों को मैं यहां से रफ करूंगा, आप नोट करते चलें। चलिए देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो यहां एक, ये मैं रफ कर रहा हूं, यहां एक जगह पड़ेगी यहां पे, और इस जगह का नाम होगा वेरीनाग झील, वेरीनाग, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, वेरीनाग, वेरीनाग झील, वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से एक रिवर का ओरिजिन होता है, एक नदी निकलती है इस तरह से। पहले तो ये नदी नीचे की तरफ आती है और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है, और यहां ये एक झील से मिलती है, जिसका यहां झील से मिलती है, और इस झील का नाम है वुलर झील। कौन सी लेक है ये,
वुलर लेक, वुलर झील। ठीक है, यहां से निकलते हुए वुलर झील से होते हुए ये इस तरह से पीओके में एंटर करती है और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए इस तरह से और यहां आ जाती है। ठीक है, नदी का क्या नाम है साहब? नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है नदी का? झेलम। ठीक है, तो अब आप देखो तो झेलम नदी कहां से निकल रही है? मैं यहां लिख रहा हूं झेलम, झेलम, झेलम नदी। तो झेलम नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो झेलम नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है यानी उद्गम है, उद्गम, उद्गम की अगर मैं बात करूंगा तो कहां से हो रहा है? वेरीनाग झील, वेरीनाग झील, झील, वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से कौन सी नदी निकल रही है? झेलम नदी। ठीक है, अब ये झेलम नदी के किससे होके जा रही है, किससे पास हो रही है? एक तो वुलर झील से, और इसी के किनारे, किसके किनारे? झेलम नदी के किनारे ही है श्रीनगर। तो झेलम में हम लिख सकते हैं श्रीनगर इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के किनारे है, नदी के किनारे है, किनारे है। ठीक है, और कहां से पास होती है? ये वुलर झील से पास होती है, आपको दिखाई दे रहा है, या लिख सकते हो आप यह वुलर झील से होकर गुजरती है, वुलर झील से होकर जाती है, झील से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करूं तो इस जगह की, ये मैं रफ कर रहा हूं, ये वाला हुआ आपका ये लद्दाख वाला रीजन। तो यहां से लगभग आपका यहां से ये हम थोड़ा सा और ऊपर बना लें, यहां होगा। ठीक है, चलिए ये मैं थोड़ा और छोटा करूं। देखो लगभग यहां एक दर्रा है, यहां से ये एक दर्रा है यहां, और इस दर्रे का नाम है, आपने सुना होगा, बाडा लाचाला दर्रा, बाडा लाचाला पास, बाडा लाचाला पास या दर्रा, बाडा लाचाला दर्रा। इस दर्रे से दो धाराएं निकलती हैं, इस दर्रे से आपकी दो धाराएं निकलती हैं। कौन कौन सी? एक धारा यहां से निकलती है इस तरह से, और एक यहां से निकलती है। दो धाराएं निकलती हैं, एक यहां से और यहां से, और दोनों आगे जाके एक जगह मिल जाती हैं। ठीक है, ये जो पहली धारा है ये वाली, इसका नाम है चंद्रा। मैं मार्कर चेंज किए लेता हूं। दो धाराएं यहां से निकलती हैं, ये वाली पहली जो धारा इसका नाम है चंद्रा, और दूसरी जो धारा है इसका नाम है भागा। ये दोनों आगे जाके एक पॉइंट है जिसका नाम है तंडी, मैं आगे लिख दूंगा। तंडी नामक पॉइंट पे एक हो जाती है और एक संयुक्त धारा बना लेती है, और ये संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और इस तरह से लद्दाख में होते हुए एंटर करती है कश्मीर में, इस तरह से। ठीक है, यहां, और ऐसे यहां पहुंचती है। अब नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है जी चेनाब, चेनाब। यानी चेनाब नदी की अगर हम बात करें, चेनाब रिवर की अगर हम बात करें, तो चेनाब रिवर दो धाराओं में निकलती है। कौन कौन सी धाराओं में निकलती है? पहली चंद्रा, चंद्रा और प्लस भागा, और चंद्रा प्लस भागा दोनों मिलके क्या, किसका निर्माण करती हैं आगे चल के?
चेनाब का। और ये किस स्थान पे मिलती हैं दोनों की दोनों? तो ये मिलती हैं तंडी नामक जगह पे। तंडी नामक स्थान पे ये जो स्थान है इसका नाम है, ये जो पॉइंट है इसका नाम है तंडी। ठीक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, इस पॉइंट को कहेंगे हम तंडी। हिमाचल प्रदेश में ये पॉइंट पड़ता है। ठीक है, नदी आगे बढ़ती है और ऊपर से ये आपकी जो झेलम है ये इसमें आके मिल जाती है। ठीक है, झेलम किस में मिल गई? झेलम मिल गई चेनाब में। ठीक है, तो अब दोस्तों ये देखिए चेनाब की सहायक नदी कौन सी हो गई? झेलम। यानी मैं लिख सकता हूं सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी हो गई इसकी सहायक नदी चेनाब की? झेलम। झेलम, या आप झेलम में लिख सकते हो। झेलम किसकी सहायक नदी है? चेनाब की सहायक नदी है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चेनाब जब आगे बढ़ेगी तो आप यहां से देखोगे आगे बढ़ेगी ये नदी और इस तरह से यहां पहुंचेगी। तो अब आप यहां से लगभग एक आपने पास सुना होगा, ये मैं रफ कर रहा हूं मैं, यहां आपने एक दर्रा सुना होगा यहां पे, और इस दर्रे का नाम है क्या? इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रे से एक नदी का ओरिजिन होता है, एक नदी निकलती है, एक रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, क्या नाम है जी नदी का? यहां से एक नदी का ओरिजिन होता है इस तरह से, और नदी पंजाब में आती है और पंजाब से आते हुए आगे बढ़ती है और आके चेनाब में मिल जाती है। नदी का नाम है साहब रावी। क्या नाम है नदी का? रावी। ठीक है, यानी रावी नदी भी किस में मिल गई? चेनाब में। तो अब चेनाब की जो सहायक नदी कौन कौन सी होगी? एक तो झेलम और एक रावी। तो मैं कह सकता हूं इसकी झेलम और रावी दोनों कैसी नदियां हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? चेनाब की। एक बार दोबारा समझाता हूं मैं पूरा फिगर, आप कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन करता हूं पूरे फिगर को। देखिए सबसे पहले चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल के आई? नदी निकल के आई जी सिंधु नदी। किस जगह से आई? बोखरचू से। सिंधु नदी आगे बढ़ी, दमचौक नामक स्थान पर भारत में एंटर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ के और टर्न लेती है और किसे काटती है? लद्दाख रेंज को काटती है। कहां? दुंगाती नामक स्थान पे। फिर लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से होती हुई बहती हुई पहुंचती है कहां पे? चिल्लास नामक जगह से भारत से बाहर निकलती है और सीधा कहां पहुंच जाती है? पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में। अब बात कर रहे थे हम इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों में पहली एक झील है जिसका नाम है बेरीनाग झील। ठीक है, बेरीनाग झील से एक नदी का ओरिजिन होता है। नदी का क्या नाम है? झेलम। और ये वुलर झील से होती हुई, और श्रीनगर शहर भी इसी के किनारे है, वुलर झील से होती हुई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए कहां आके मिल जाती है? ये मिल जाती है साहब आपका किस में आके? चिनाब में आके मिल जाती है। जहां ये चिनाब से मिलती है इस जगह को क्या कहा जाता है? तो साहब इस जगह को कहा जाता है झुंग। क्या कहा जाता है इस जगह को? झुंग कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इस जगह को क्या कहा जाता है? झुंग कहा जाता है। इधर से एक और दो धाराएं निकलती हैं। कहां से? बाड़ा लाचाला दर्रा से दो धाराएं निकलती हैं, एक चंद्रा और एक भागा। दोनों धारा एक संयुक्त धारा बनाती है जिसे क्या कहा जाता है? चेनाब। ठीक है, चेनाब किन दो नदियों से मिलकर बनी है? चंद्रा और भागा। दो संयुक्त धाराओं से मिलकर बनी है चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब आगे बढ़ती है और नीचे से यहां से रोहतांग दर्रे से निकलती है कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी आगे बढ़ते हुए पंजाब में होते हुए कहां पहुंचती है? किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। और जिस स्थान पे ये मिलती है इस स्थान को कहा जाता है सराय सिंधु। सराय सिंधु। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस स्थान को क्या कहा गया? सराय सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां एक इसी का पार्ट है, रोहतांग दर्रे का ही एक भाग है यहां पे, और इस पॉइंट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मैं यहां लिख रहा हूं व्यास कुंड। व्यास कुंड। व्यास कुंड बोला जाता है। रोहतांग दर्रे का ही भाग है व्यास कुंड, और व्यास कुंड से एक नदी का ओरिजिन होता है, और नदी का नाम है साहब, व्यास कुंड से जिस नदी का ओरिजिन होता है उस नदी का नाम है व्यास नदी। क्या नाम है इसका? व्यास नदी। ठीक है, व्यास कुंड से कौन सी नदी निकली? व्यास नदी। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे तो आप यहां से लगभग एक नदी का ओरिजिन होता है यहां से। इस जगह का क्या नाम है? तो ये है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। और इस दक्षिणी भाग का नाम क्या है? तो इसका नाम है राक्षस ताल, राक्षस ताल, राक्षस ताल। इस राक्षस ताल से एक नदी का ओरिजिन होता है इस तरह से, और ये नदी ऐसे आगे बढ़ हुई और यहां से इस पॉइंट से भारत में एंटर करती है। और किस जगह पे एंटर करती है? हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद नदी आगे बढ़ती है। अब हिमाचल प्रदेश में किस जगह से एंटर करती है? तो यहां एक दर्रा पड़ता है, इस दर्रे का नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं, सिपकीला दर्रा। इस दर्रे का क्या नाम है? सिपकीला दर्रा, शिपकीला पास। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है सिपकीला पास। कौन सा दर्रा? जहां से ये नदी यहां एंटर होती है। नदी का क्या नाम है? अब जी नदी का नाम है सतलुज, सतलुज। अब अगर आपसे पूछा जाए जी सतलुज नदी का ओरिजिन पॉइंट कहां है, तो सतलुज नदी कहां से निकलती है? तो सतलुज नदी निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के दक्षिणी भाग से, जिस स्थान को क्या कहा जाता है? राक्षस ताल। ठीक है, जैसे सिंधु नदी कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के उत्तरी भाग के बोखरचू नामक जगह से। ये कहां से निकलती है? राक्षस ताल नामक जगह से। ठीक है, सतलुज नदी आगे बढ़ती है। कलर चेंज कर लें वरना बहुत ज्यादा एक जैसा कलर हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, चलिए तो मैं सतलुज नदी को रिप्रेजेंट करता हूं ब्लैक कलर से। ठीक है, चलिए तो सतलुज नदी यहां से निकलती है और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए सीधा हिमाचल से पंजाब में एंटर करती है और यहां से आगे बढ़ते हुए इस तरह से, और ये भी मिल जाती है आपका कौन सी नदी में? ये मिल जाती है यहां आपका चेनाब नदी में। ठीक है, चेनाब नदी में आगे चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब मैं ये बात कह सकता हूं कि सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब की सहायक नदी है। दूसरा, एक नदी आ रही है यहां से जिसका नाम है व्यास, और व्यास यहां ये मिल जाती है किसमें? सतलुज में। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो नदी है हमारी सतलुज, सतलुज इसकी सहायक नदी कौन है? सतलुज की सहायक नदी तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सतलुज की सहायक नदी है व्यास, सहायक नदी व्यास। ठीक है, सतलुज की सहायक नदी कौन सी है? व्यास। ठीक, अब ये व्यास जिस पॉइंट पे आके यहां मिलती है, इस पॉइंट को कहा जाता है, मैं यहां लिख रहा हूं, इस पॉइंट को कहा जाता है हरिके। क्या कहा जाता है? हरिके। कहां है ये पॉइंट? ये आपका पंजाब में। ठीक है, इसी पॉइंट पर बनाया गया है आपका हरिके बैराज। आपने सुना होगा हरिके बैराज। क्या बनाया गया? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से ही नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। आपसे पूछा जाए जी इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है, तो भाई हरिके बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। बात समझ आई या नहीं आई ये बताइए। यहां तक क्लियर हुई सारी चीजें? देखो एक बारी मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। चेनाब रिवर देखो कहां से निकलती है? बाडालाचला पास, बाडालाचला दर्रे से निकलती है और दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्रा और भागा। दोनों धाराएं तंडी नामक जगह पर चेनाब का निर्माण करती है और चेनाब आगे बढ़ते हुए ऐसे लद्दाख में पहुंचती है। लद्दाख से कहां जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। और आगे बढ़ते हुए किसमें मिल जाती है? ये मिल जाती है आपका किसमें? सिंधु नदी में। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोला जाता है मिथनकोट,
ये पाकिस्तान में पड़ता है, मिथन कोट। बात समझ आई या नहीं आई? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे ये जो जगह है, यहां ये जगह, इस जगह का नाम है रियासी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए। मैं यहां लिख रहा हूं इसे रियासी। क्या नाम है इस जगह का? रियासी। रियासी। ये क्वेश्चन कई बारी एग्जाम में पूछा गया है रियासी से, आप देख सकते हो एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चेनाब नदी के बैंक पर एक जगह है जिसका नाम है रियासी। रियासी फेमस क्यों है? रियासी में बनाया जा रहा है सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। हाँ जी, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ऐसा माना जाता है कि ये 2022 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना किस नदी पे बनाया जा रहा है? चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज। ठीक है, रेलवे ब्रिज। तो आगे बढ़ती है और आगे कहां मिल जाती है? मिथन कोट में जाके किस में मिल जाती है? सिंधु में। ठीक है, झेलम नदी कहां से, ओरिजिन कहां से है? झेलम नदी का बेरीनाग लेक से, बेरीनाग झील से। और कहां से आगे बढ़ती हुई वुलर झील, श्रीनगर वुलर झील से होते हुए किसमें मिल जाती है? झुंग नामक जगह पर किसमें मिल जाती है? चेनाब में। तो चेनाब की सहायक नदी कौन सी होगी? एक तो झेलम और नीचे से कौन सी आ रही है? रावी। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? रोहतांग पास से होता है रावी नदी का उद्गम। ठीक है, रावी नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। एक नदी, एक जगह है जिसका नाम है व्यासकुंड। व्यासकुंड किसका हिस्सा है? रोहतांग दर्रे का। नदी निकलती है कौन सी? व्यास। व्यास नदी मिलती है सतलुज में। सतलुज में कहां? हरिके नामक जगह पर, पंजाब में, जहां हरिके बैराज बनाया गया है। तो इतनी बात समझ आई या नहीं आई? देखिए ये सारी ट्रिब्यूटरी है किसकी? सिंधु नदी की। तो ये हमारी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी, अब हमें पढ़नी है इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी। तो अब मैं आगे बढ़ूं, अगर आपकी ये समझ आ गया हो, आप एक बार इसे नोट करते चलें जरूर, क्योंकि बस आप अगर ईयरफोन लगा के बैठे हैं ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है, भूल जाओगे। आप बस एक बार इसे लिखिए, फिर आप सिंधु नदी कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। बात समझ आई या नहीं आई? आगे बढ़ूं, मैं ये वाला हिस्सा रफ कर सकता हूं? चलिए मैं कुछ पॉइंट रफ कर दूंगा जो काम के नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे यहां एक ग्लेशियर पड़ता है, ये इस ग्लेशियर का आप सब नाम जानते हो। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको एक और ग्लेशियर मिलेगा, ये वाला, ये यहां। और इस ग्लेशियर का नाम होगा क्या? तो इस ग्लेशियर का नाम होगा रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर। क्या नाम होगा इस ग्लेशियर का? रीमो ग्लेशियर। ठीक है, अब यहां से रीमो ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन होगा। यहां से एक रिवर निकलेगी, एक रिवर निकलेगी इस तरह से ये, और ऐसे निकलते हुए गिलगिट पे आके ये मिल जाएगी किसमें? सिंधु नदी में। ठीक है, क्या नाम है जी रिवर का? रिवर का नाम है श्योक नदी। श्योक नदी, श्योक नदी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जी श्योक नदी कहां से निकलती है? तो रीमो ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी। ठीक है, दूसरा यही एक रिवर निकलती है इस सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है और रिवर यहां से निकलते हुए आके और इसमें श्योक में मिल जाती है। रिवर का क्या नाम है जी? नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा। नुब्रा रिवर।
तो नुब्रा रिवर किसकी सहायक नदी हुई? नुब्रा रिवर हुई श्योक की सहायक नदी। मैं यहां लिख रहा हूं पॉइंट, यानी श्योक की सहायक नदी कौन सी हुई? नुब्रा। श्योक की सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी हो गई जी? नुब्रा। नुब्रा। पूछा जाए श्योक नदी कहां से निकलती है? श्योक नदी कहां से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से। नुब्रा नदी कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है। अच्छा, एक और बात, रीमो ग्लेशियर को सियाचिन की जीभ कहा जाता है। ये पॉइंट लिख लीजिए, पूछ लेता है जी, सियाचिन की जीभ कहा जाता है। तो रीमो ग्लेशियर को सियाचिन की जीभ कहा जाता है। सियाचिन की जीभ कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। एक यहां से एक रिवर का ओरिजिन होगा लगभग आपका यहां से, यहां कौन सा एरिया है? गिलगिट वाला एरिया है। गिलगिट से एक रिवर का ओरिजिन होगा और रिवर आगे बढ़ेगी और यहां इसमें एंटर हो जाएगी। ये एक झील है और इस झील का नाम है सांदुर झील। सांदुर झील। ठीक है। सांदुर झील से एक रिवर निकली और कहां, किसमें मिल गई? सिंधु में आके। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है क्या? गिलगिट नदी। क्या नाम है? गिलगिट नदी। गिलगिट नदी। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी सांदुर झील से, गिलगिट वाले क्षेत्र में एक झील है सांदुर झील, और सांदुर झील से एक नदी मिली और किसमें मिल गई? आपका सिंधु में। और नदी का क्या नाम है? गिलगिट नदी। ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं तो आगे यहां से लगभग इस तरह से यहां हमारा पड़ोसी देश है, ये वाला हमारा बहुत ही प्यारा सा पड़ोसी देश है। आप सबको पता है कितना प्यारा है ये वाला, और इसको कहा जाता है क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान। इसके ऊपर कौन सा देश? अफगानिस्तान। ठीक है। अब यहां से इस साइड से इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? आइए समझते हैं। देखिए यहां एक जगह है लगभग आपका यहां अफगानिस्तान में, ये वाला कंट्री कौन सा हुआ? अफगानिस्तान। मैं लिख रहा हूं यहां अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है जिस जगह का नाम है आपका काबुल, और यहां से एक रिवर निकलती है और इस रिवर का नाम है, इस तरह से निकलती है और ये सीधा रिवर आके अफगानिस्तान को क्रॉस करके और कहां पहुंच जाती है? पहुंच जाती है सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। इस जगह रिवर का नाम है काबुल रिवर। काबुल नदी। क्या नाम है नदी का? काबुल नदी। ठीक है। काबुल नदी का ओरिजिन पॉइंट जो है वो है लगभग हिंदुकुश पहाड़ियां। आगे आप यहां देखोगे अफगानिस्तान में, तो इस वाले क्षेत्र में, यानी ये जो आपका ये वाला एरिया है, यहां आपको हिंदुकुश पहाड़ियां हैं यहां। तो इन पहाड़ियों से निकलती है काबुल रिवर, और काबुल रिवर निकलने के बाद कहां पहुंच जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में जाके। ठीक है। यहीं एक और नदी है, यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी मिल जाती है काबुल में आके। तो ये नदी किसकी सहायक हुई? काबुल की, और नदी का नाम है कुनार रिवर। कुनार नदी। ठीक है। तो कुनार नदी किसकी सहायक नदी? काबुल की सहायक नदी। अब काबुल किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। बात समझ में आई? काबुल किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां से एक नदी निकलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी ऐसे आगे बढ़ते हुए मिल जाती है सिंधु में। नदी का क्या नाम है? स्वात रिवर, यानी स्वात नदी। और स्वात नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? ध्यान से समझिए।
देखिए काबुल की अगर मैं बात करूं तो काबुल की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई, तो भाई काबुल की सहायक नदी हो गई काबुल नदी, दोनों की सहायक नदी हो गई काबुल की। एक तो हो गई आपका कुनार और दूसरी कौन सी हो गई आपका स्वात। ये दोनों नदी किसकी सहायक नदी हो गई, आपका काबुल नदी की। ठीक है, अब देखिए स्वात नदी को कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग। स्वात नदी को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग। स्वात रिवर, स्वात नदी को कहा जाता है हेवन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्वर्ग। स्वर्ग किसे कहा जाता है, स्वात नदी को। क्यों कहा जाता है स्वात नदी को पाकिस्तान का स्वर्ग, क्योंकि देखिए जो ये स्वात रिवर है ना, इसकी जो घाटी है, वैली है, घाटी समझते हो ना आप, जहां से नदी बहती है वो जो आसपास का जो एरिया होता है, इस एरिया में एक तो आपका गेहूं और गन्ना, गन्ना बहुत अच्छी पैदावार होती है गेहूं और गन्ना की स्वात वैली में, स्वात नदी की घाटी में। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग, स्वात नदी को। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए अगला एक और रिवर है आपका, यहां से जो निकलती है, ओरिजिनेट होती है यहां से, लगभग यहां से। रिवर का नाम है, आगे बढ़ेगी और रिवर का नाम है आपका गोमल रिवर, गोमल नदी, गोमल नदी। और गोमल नदी आगे बढ़ती है और सीधा आगे बढ़ते हुए कहां मिलती है, सिंधु में। और यहीं से एक नदी निकलती है यहां से लगभग, और ये आगे मिलती है किसमें, गोमल में। नदी का नाम है कुंडार रिवर, कुंडार नदी। ठीक है, ये कुनार है, ये कुंडार है, याद रखना। ठीक है, एक और नदी यहां से ओरिजिनेट होती है और आके मिल जाती है किसमें, ये मिलती है आके किसमें, गोमल में। और नदी का नाम है झोब नदी, झोब नदी, झोब, झोब नदी। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी ट्रिब्यूटरी किसकी, सिंधु नदी की सारी ट्रिब्यूटरी। एक बार हम फिर से दोबारा से रिवाइज करते हैं पूरे फिगर को। पूरा फिगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें भी क्या कुछ नया किया जाना चाहिए। ठीक है, यहां से आने वाले क्वेश्चन हम शुरू से देखते हैं, बिल्कुल शुरू से। देखिए सबसे पहले सिंधु नदी कहां से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, आगे बढ़ती है और भारत में कहां प्रवेश करती है, दमचौक नामक स्थान से। लद्दाख श्रेणी को किस बिंदु पर काटती है, दुंगाती पे। आगे बढ़ती है और भारत से बाहर कहां से निकलती है, कौन सा स्थान बताया था मैंने, चिल्लास नामक जगह से। सीधा आगे बढ़ के कहां पहुंच जाती है, अरब सागर में। उसके बाद इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी और कौन सी, सतलुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो जहां व्यास नदी किसमें मिलती है, सतलुज में मिलती है। वहीं एक हरिके नामक जगह है, उसी पे बनाया गया है हरिके बैराज, और यहीं से निकाली गई इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, सतलुज नदी का ओरिजिन पॉइंट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में, कौन सी जगह, राक्षसताल। ठीक है, दूसरा आपका अगर पूछा जाए चेनाब का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, तो बाडालाचाला दर्रा से दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्रा और भागा। इधर की बात करें, श्योक नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, रीमो ग्लेशियर से। दूसरा बात करें, नुब्रा नदी कहां से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। या ऐसे पूछे, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहां पड़ती है सांदुर झील, और सांदुर झील से कौन सी नदी निकलती है, गिलगिट नदी। ठीक है, आके किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। यहां से बात करें तो काबुल नदी, और काबुल नदी कहां से निकलती है, अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से कहां मिल जाती है, सिंधु नदी में। और कुनार नदी किसकी सहायक नदी है, काबुल की। स्वात नदी किसकी सहायक नदी है, काबुल की। स्वात नदी को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग। ठीक है, दूसरा एक नदी है गोमल नदी। गोमल नदी कहां से निकलती है, ये भी हिंदुकुश वाले एरिया से निकलती है, और किस में मिलती है, सिंधु में। गोमल की सहायक नदी कुंडार नदी और झोब नदी। एंड कहां हुआ इसका, अरब सागर में। माउथ बनाया इसने, मुहाना बनाया, माउथ।
माउथ ऑफ रिवर या मुहाना, जहां नदी का एंड पॉइंट होता है उसे बोला जाता है नदी का मुहाना। तो ये बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। मंडे से मैं आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्योग्राफी स्टार्ट से बिल्कुल क्लास लेके आऊंगा। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है, सारी चीजें अच्छे से समझ आई है, पूरा मैपिंग समझ आया है आपको, देखिए मैं आपको पूरा ज्योग्राफी ऐसे ही मैपिंग से कराऊंगा। अगर आपको पूरा मैपिंग समझ आया है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। मंडे को मिलते हैं, बाय बाय। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।